जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद हर्षित के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। हमें उम्मीद है आप एकदम बिंदास तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज का अपना एक ऐसा टॉपिक है जो करंट टाइम में चल रहा है और एक बढ़िया टॉपिक है, बिंदास टॉपिक और विस्तार से भी है। आज हम बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ क्या है, कब लगता है और क्यों लगता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। जिसपे कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर महाकुंभ के बारे में बताइए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, महाकुंभ मनाया क्यों जाता है या महाकुंभ लगता क्यों है। सबसे पहले जानेंगे महाकुंभ का अर्थ क्या है। तो बच्चों, महाकुंभ का अर्थ है जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से एक अमृत निकला था। उस अमृत को लेकर देवों और असुरों में यह हुआ कि इसे कौन पिएगा। तो उस समय एक धनवंतरी थे जो कि उस अमृत को लेकर वहां से निकल गए। संस्कृत शब्द में कुंभ का अर्थ है घड़ा, घड़ा या बर्तन। कहानी यह है कि जब देवों व असुरों ने समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें धनवंतरी अमृत का घड़ा लेकर निकले। यह कुंभ की कहानी वहां से स्टार्ट है। अब बात करेंगे इसमें कि महाकुंभ मनाया क्यों जाता है। महाकुंभ मनाया क्यों जाता है। मान्यता यह है कि इसको मनाने से या इस आयोजन में भाग लेने से हर पाप से मुक्ति मिलती है, वह मोक्ष जैसे कई आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं, कई आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। जैसे अभी के समय में महाकुंभ चल रहा है और उसमें करोड़ों की संख्या में भीड़ मौजूद है। महाकुंभ को लेकर एक जिला और बनाया गया, महाकुंभ जिला उसका नाम रखा गया, महाकुंभ मेला जिला। अब बात करेंगे महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल पर आता है। तो महाकुंभ है जो 12 साल के अंतराल पर आता है। 12 साल के अंतराल पर लगने वाला कुंभ हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी, उज्जैन में शिप्रा नदी व प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर आयोजित किया जाता है। यह 4 जगह लगता है। कहाँ? सबसे पहले हरिद्वार, फिर नासिक में गोदावरी नदी और उज्जैन में शिप्रा नदी व प्रयागराज में त्रिवेणी नदी के तट पर त्रिवेणी पर आयोजित किया जाता है। अब आगे बात करेंगे भारत में कुंभ के कितने मेले। तो भारत में कुंभ के 4 मेले लगते हैं। कितने? 4 मेले अभी बताया। वर्तमान समय में जो मेला चल रहा है, वर्तमान समय में जो मेला चल रहा है महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में लगा हुआ है। प्रयागराज में हर 12 साल में आयोजित होता है, जिसे महाकुंभ कहते हैं। अब इसमें खास क्या है? इसमें खास रहने वाली सबसे महत्वपूर्ण एक बात है कि आगे हम बात कर रहे हैं महाकुंभ 2025 में सबसे खास क्या होने वाला है। तो यह एक 45 दिवसीय महाकुंभ है, एक 45 डे का महाकुंभ है, यानी 45 दिवसीय महाकुंभ है, जो कि इसमें 3 प्रमुख शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा। पहले से शाही स्नान के नाम से जानते थे, उसे अब अमृत स्नान के नाम से किया जाना संभव है। जहां तक अमृत स्नान के नाम से जाना भी जाएगा। और क्या है, यह 12 कुंभ चक्रों को पूरा करने का एक प्रतीक है। सबसे खास बात यह है कि ये जो 12 कुंभ चक्र होते हैं उनको पूरा करने का एक प्रतीक है कि ये महाकुंभ है। उसके बाद बात करते हैं महाकुंभ मेला 144 साल में क्यों लगता है। महाकुंभ जो मेला है वो 144 साल में क्यों लगता है, 125 साल में क्यों नहीं लगता। तो अब हम बात करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जो ग्रहों के एक दुर्लभ संरेखण के कारण 144 वर्षों में एक बार आता है। जो ग्रह हैं उनके एक दुर्लभ संरेखण मिलन के कारण या संरेखण के कारण तब यह लगता है 144 वर्ष में, ऐसा मानना है। और इसमें क्या है, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण तिथि है मकर संक्रांति, जो निकल चुकी है, यानी कल 14 तारीख को थी, 14 जनवरी को। फिर है मौनी अमावस्या, फिर बसंत पंचमी, और उसके बाद माघी पूर्णिमा, और फिर महाशिवरात्रि। ये इसकी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इनमें स्नान करने में ज्यादा शुभ माना जाएगा या माना जा रहा है। और इसमें क्या है, कुंभ में कुछ प्रकार भी हैं, जैसे विद्या कुंभ, ज्ञान कुंभ, और उसके बाद है ग्रीन कुंभ। अभी हम इनके बारे में विश्लेषण करेंगे।
अब बात करेंगे महाकुंभ के पहले दिन की विशेषताएं क्या रही। मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ साधु संतों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई, यानी 3.5 करोड़ जो साधु संत थे उन्होंने उसमें डुबकी लगाई। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहां से आपका एग्जाम पॉइंट बनेगा। इसे यूनेस्को ने मानवता की मूर्त संस्कृत विरासत की सूची में शामिल किया, जो कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। यूनेस्को ने क्या किया, मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया, जो कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। अब आगे जो 2025 का महाकुंभ है, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे, इसकी और जानकारी लेंगे। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है नेत्र कुंभ, उसके बाद दंत कुंभ, फिर है ज्ञान कुंभ, और फिर है ग्रेन कुंभ, और फिर है विद्या कुंभ। अभी हमने आपको बताया था, अब इन्हें एक्सप्लेन करेंगे, इनके बारे में और जानेंगे कि इनमें हुआ क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेत्र कुंभ की। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बनने के चांस हैं। तो सबसे पहला है आपका नेत्र कुंभ। नेत्र कुंभ में क्या, इसमें नेत्र शिविर लगाए गए, नेत्र शिविर लगाए गए, उनमें होगा क्या वो भी देख रहे हैं। यह नेत्र शिविर जो है वो 9 एकड़ में फैले हुए नेत्र कुंभ का उद्घाटन हुआ। ऐसे में नेत्र कुंभ का उद्घाटन कितने एकड़ में हुआ, 9 एकड़ में। आगे इसकी विशेषता क्या है, इसमें 150 से अधिक अस्पतालों के 500 से अधिक डॉक्टरों का लक्ष्य 5 लाख लोगों को नेत्र रोगियों का इलाज करना है। सबसे इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जो 150 से अधिक अस्पतालों के 500 से अधिक डॉक्टर का लक्ष्य ये रहेगा उनका कि उन्हें 5 लाख नेत्र रोगियों का इलाज निःशुल्क करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका रहेगा, उसमें शिविर में 3 लाख निःशुल्क चश्मे वितरित किए जाएंगे। 3 लाख निःशुल्क चश्मे वितरित किए जाएंगे टेस्टेड। वह 50,000 से अधिक या 50,000 मोतियाबिंद सर्जरी करने की योजना भी इसमें है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि इसमें कितने हजार लोगों की मोतियाबिंद सर्जरी की गई, तो आप बताएंगे 50,000। अब आगे आपका पॉइंट बनेगा नेत्र कुंभ का 2019 में। कुंभ के दौरान इस पहल ने 1,50,000 चश्मे वितरित करके 3 लाख व्यक्तियों की जांच करके, कितने 1,50,000 चश्मे वितरित किए सन 2019 में वाले कुंभ में, और 3 लाख व्यक्तियों की जांच करके क्या किया था, एक बुक है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसमें स्थान हासिल किया था 2019 में। अब उसके बाद बात करते हैं आपका दूसरा नंबर दंत कुंभ। दंत कुंभ में क्या होगा, अब हम ये जानेंगे। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के आसार या चांस बने रहेंगे, बहुत ध्यान से देखना है। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से मिल जाएगी। आगे है दंत कुंभ। दंत कुंभ का मतलब क्या रहेगा, दंत चिकित्सा शिविर। इसमें दांतों का इलाज किया जाएगा निःशुल्क। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला लक्ष्य है विश्व सिंधु परिषद द्वारा इसमें पहली बार दंत कुंभ का आयोजन किया गया। यह वाला पहली बार हुआ, जो दंत कुंभ वाला है ये पहली बार इसका आयोजन हुआ है। उसके बाद 10 जनवरी से 26 जनवरी तक चलने वाले इस शिविर में 5 डेंटल चेयर की सुविधा उपलब्ध की गई है। 5 डेंटल चेयर उसमें बनाई गई हैं। अब उसमें होगा क्या, अब ये हम बताते हैं आगे आपको। उसमें प्रत्येक चेयर पर 500 दंत परीक्षण करने, निःशुल्क उपचार करने की तथा श्रद्धालुओं को निःशुल्क जांच करने की सुविधा प्रदान की जाएगी या प्रदान की गई है। कितने, तो आप बताएंगे एक चेयर पर 5 चेयर लगाएंगे, उसमें से एक चेयर का टारगेट रहेगा कि वो लोग 500 लोगों की जांच निःशुल्क करें, उनका दंत परीक्षण करें। अब आगे हम बात करेंगे ग्रेन कुंभ के बारे में। ओके, जैसा भी बताया था, अब बात करते हैं ग्रेन कुंभ पहल। दंत कुंभ बता चुके हैं और नेत्र कुंभ। अब बात करेंगे
ग्रीन कुंभ की। ग्रीन कुंभ में क्या है और इसकी क्या विशेषता है और क्या होगा इसमें, इसके बारे में बात करेंगे। तो ग्रीन कुंभ का मतलब है यहाँ पे पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए, जो पर्यावरण चेतना है उसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, ये क्या है, ये एक संघ है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आप आरएसएस बोलते हैं, आरएसएस बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, इन दोनों संघों ने पर्यावरण की गतिविधियों से जुड़े स्वयंसेवकों ने एक थैला और एक थाली पहल शुरू की। अभी एक थैला और एक थाली के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अगर आपसे पूछा जाता है एक थैला एक थाली की पहल की शुरुआत किसने की, तो आप बताएंगे, अगर ऑप्शन में आरएसएस आता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो आप वो भी ठीक माना जाएगा। और अगर उसमें आता है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, तो ये भी माना जाएगा। अगर ये दोनों बातें तो भी यही सही होगा, और एक आता है इनमें से कोई, तो भी इनमें से एक ही ठीक होगा। अब इसमें बात करते हैं एक थैला और एक थाली क्या है, इनको देखेंगे। इस अभियान का उद्देश्य तीर्थ यात्रियों को 1.5 मिलियन स्टील प्लेटें व 2 मिलियन कपड़े के थैले वितरित करना। अब देखो, एक थाली और एक थाली, एक थैला और एक थाली, सॉरी, उनका मतलब क्या है, स्टील की प्लेटें और 2 मिलियन से अधिक कपड़े के थैले वितरित किए जाएंगे, इसका ये मतलब है। अब बात करेंगे, और इसका एक और है, डिस्पोजल व प्लास्टिक का उपयोग को कम करने का भी उद्देश्य है ग्रीन कुंभ में। अब बात करते हैं दिसंबर के तीसरे सप्ताह में, इसमें अभी तक कितने दान की जा चुकी हैं, कितनी प्लेटें बांटी जा चुकी हैं, उसके बारे में बात करें। दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक मेला क्षेत्र में खाद्य सेवाएं संचालित करने वाले संगठनों को 1,50,000 से अधिक प्लेटें वितरित की गई। जो अभी तक क्या हुआ है, दिसंबर का जो तीसरा सप्ताह था उसमें क्या हुआ, जो लोग खाद्य सेवा संचालित कर रहे हैं उन संगठनों को कितनी प्लेटें दान की जा चुकी हैं, उन संगठनों को 1,50,000 प्लेटें वितरित की जा चुकी हैं। प्लेटें कागज की नहीं, प्लास्टिक की प्लेटें, वो सॉरी स्टील की प्लेटें दान की जा चुकी हैं। अब आगे बात करते हैं, इसके अतिरिक्त ज्ञान महाकुंभ में 31 जनवरी को हरित महाकुंभ कार्यक्रम निर्धारित किया गया। अब इसमें क्या है, इसमें एक प्रोग्राम और शामिल किया गया है। जो ज्ञान महाकुंभ है आपका, उसमें 31 जनवरी को हरित महाकुंभ भी शामिल किया गया है। अब आगे बात करते हैं ज्ञान महाकुंभ की, जैसा अभी बताया था ज्ञान महाकुंभ, इसमें क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें क्या कौन कौन शामिल होगा। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। अभी बताया था जस्ट यहाँ पे, यह एक संघ है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने 1,000 से अधिक प्रमुख शिक्षकों, जो प्रमुख शिक्षक होते हैं उन्हें, और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, जो यूनिवर्सिटी के कुलपति होते हैं उनको, व शिक्षा मंत्रियों और केंद्र व राज्य सरकार के सचिवों को एक साथ लाने के लिए महाकुंभ, ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया है। किसका, ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किस लिए किया, जो सचिव हैं केंद्र सरकार व राज्य सरकार के वो, और जो यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं उन्हें, और जो प्रमुख शिक्षक हैं उनको एक साथ लाने के लिए, एकजुट करने के लिए ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया है। अब बात करते हैं आगे, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर केंद्रित होगा। जो यह कार्यक्रम है, यह कौन सी शिक्षा नीति, तो यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगर आपसे पूछता है यह कार्यक्रम कौन सी नीति के अनुसार किया गया, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यह कार्यक्रम लागू किया गया इस कुंभ में। तो इसका मतलब क्या है, कार्यान्वयन पर केंद्रित होगा व इसके सत्र। अब ये चालू कब से होगा, तो ये भी है, या स्टार्ट कब से होगा, तो यह होगा, इसके सत्र 7 फरवरी से 9 फरवरी तक चलाए जाएंगे या लागू होंगे। तो आपसे पूछा जाए कि जो ज्ञान कुंभ के सत्र हैं वो कब से कब तक चलाए गए, तो आप बताएंगे 7 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में यह चलाए गए, जिनमें यूनिवर्सिटी के कुलपति और प्रमुख शिक्षक व केंद्र सरकार व राज्य सरकार के सचिव भी शामिल हुए या होंगे। अब आगे बात करते हैं ज्ञान कुंभ के पॉइंट नंबर 3 की, पॉइंट नंबर 3 विशेषता की। इसमें क्या है, चर्चा में निजी शिक्षण संस्थानों की भूमिका, महिला शिक्षा, छात्र सहभागिता, बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे भी। शिक्षण संस्थानों की भूमिका और महिला शिक्षा, छात्र सहभागिता, पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियां व भारतीय भाषाओं के महत्व जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा। इसमें क्या है, इनसे रिलेटेड
महिला शिक्षा से संबंधित और शिक्षण संस्थानों की भूमिका निभाने वाले, छात्र सहभागिता के लिए और पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियां व भारतीय भाषाओं के जो इंडियन कल्चर की लैंग्वेज हैं उनके महत्व जैसे विषयों को इसमें शामिल किया जाएगा, किसमें, ज्ञान महाकुंभ में। तो आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होंगी और ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी और एसएससी, सीजीएल, एनी अदर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट कुंभ की, जो कि अपना विद्या कुंभ है। विद्या कुंभ के बारे में बात करेंगे। आगे बात कर रहे हैं हम लोग किसके, विद्या कुंभ की। अब हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी विशेषता जानेंगे, इसमें क्या होने वाला है और किस लिए ये विद्या कुंभ किया जा रहा है। इसमें क्या है, श्रमिक परिवारों के बच्चों को अपने परिवारों के साथ विद्या कुंभ में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसका सबसे विशेष मुद्दा क्या है, जो श्रमिक परिवार है, मजदूर फैमिलियां, उनको, मजदूर परिवारों के बच्चों को अपने परिवारों के साथ विद्या कुंभ में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें महाकुंभ के सांस्कृतिक व शैक्षिक पहलुओं का अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। इससे क्या होगा, उन्हें शैक्षिक पहलुओं का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, किससे, ज्ञान कुंभ से, सॉरी विद्या कुंभ से। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, इसका क्या रहेगा मुद्दा, बच्चों को पढ़ाई में प्रगति के लिए उन्हें निःशुल्क पुस्तकें व पेन और अन्य शिक्षा सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी, वितरित की जाएगी, किसमें, विद्या कुंभ में। बच्चों की पढ़ाई की प्रगति के लिए उन्हें क्या, निःशुल्क पुस्तकें, पेन व अन्य शैक्षिक सामग्रियां भी वितरित की जाएंगी, उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर आपसे पूछता है निःशुल्क पुस्तकें व पेन किस कुंभ के माध्यम से प्रदान की गई, तो आप बताएंगे विद्या कुंभ के माध्यम से श्रमिक परिवारों के बच्चों को पुस्तकें, पेन व अन्य शैक्षिक सामग्रियां उन्हें उपलब्ध कराई गई, निःशुल्क वितरित कराई गई। अब आगे है तीसरा मुद्दा, क्या है, श्रमिक परिवारों के अभिभावकों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। जो श्रमिक परिवार हैं उनको इसकी जानकारी बेहतरीन नहीं होती है, तो इस वजह से यह विद्या कुंभ लगाया गया। तो इसमें क्या होगा, जो मजदूर परिवार हैं उन्हें, उनके लिए सत्र आयोजित किए जाएंगे, ताकि उन्हें शिक्षा के महत्व को समझने में मदद मिल सके, जिससे उन्हें आसानी रहे कि शिक्षा का महत्व उन्हें पता चले, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसलिए यह लगाया गया। वह उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या होता है, उनमें उत्साह नहीं होता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो क्या होता है, वो पैसे से वैसे ही परेशान होते हैं, तो इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह काम किया गया कि नहीं, मजदूर परिवारों के लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा में सहयोग करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए भी ये काम किया गया है। अब अगला क्या है इसमें, वंचित बच्चों तक पहुंच, कि जो वंचित बच्चे हैं उन तक पहुंच कैसे बनाई जाए। तो उसका देखो सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये एक बहुत बड़ा संघ है, अभी हमने इसके बारे में आपको बताया भी था। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन विद्या भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन विद्या भारती, एक संगठन है विद्या भारती, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। तो उसने क्या किया, स्वयंसेवक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को व उनके परिवारों के लिए महाकुंभ की यात्रा की सुविधा प्रदान करने की योजना भी बना रहे हैं। ये क्वेश्चन एक करंट अफेयर में चला जाएगा आपका कि उन्होंने क्या योजना बनाई है। तो उन्होंने उनको वहां तक पहुंचाने के लिए, उनकी यात्रा के लिए एक निःशुल्क, आप कह सकते हैं, योजना बनाई, उनको वहां तक पहुंच, उनको भी वो जानकारी मिले। योजना बना रहे हैं ताकि सांस्कृतिक व आध्यात्मिक उत्सवों में समावेशता व व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो सके, कि उनको भी इसके बारे में पता लग सके कि इसका क्या महत्व है, यह क्यों लगता है, ये सब बातें जानने के लिए यह काम किया जा रहा है। अब अगला पॉइंट से बनता, यह है बहुआयामी पहल महाकुंभ मेला 2025 के प्रति समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसका क्या उद्देश्य है, जो बहुआयामी पहल है महाकुंभ मेला 2025 वो 25 के प्रति समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती है।
जो आध्यात्मिकता को स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ती है, जिससे लाखों प्रतिभागियों के लिए अनुभव समृद्ध होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से आपके क्वेश्चन ये आप नोट करेंगे। अभी मैंने बताया था, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहां से आपके काफी क्वेश्चन बनेंगे। अब आगे इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुंभ मेला, ये हमने बताया था, अभी आपको फिर से एक बार बता रहे हैं। कुंभ मेला संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है, प्रतिनिधि सूचना के अंतर्गत आता है। ये आपको यूपीएससी में सबसे ज्यादा मदद करेगा। यहां से आपके टिक वाले ऑप्शन ही बन सकते हैं ये सब। ये एक महापर्व है, जैसे कि आपको पता है, अभी हमने पढ़ा भी था। अगर ये महापर्व है तो यहाँ भीड़ भी होगी, बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पे जो भीड़ को नियंत्रित करने का तरीका है, उसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सुरक्षा व संरक्षा का उपाय। अब इतनी भीड़ है, उसको नियंत्रित करना तो किसी की बात, आम आदमी की बस की बात तो है नहीं। उसे नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल लगाए गए हैं, जैसे कि एनडीआरएफ और यूपी पुलिस, और भी सुरक्षा बल लगे हुए हैं। तो उनमें से ये दो जहाज महत्वपूर्ण है। संगम पर स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष जल पुलिस इकाइयां तैनात की जाती हैं या की गई हैं। ठीक, विशेष जल पुलिस इकाइयां तैनात की गई, जिससे कोई डूबे ना, किसी तरह का कोई खतरा वहां पर ना रहे, भीड़ को सही से नियंत्रित किया जा सके, आराम से नियंत्रित किया जा सके, जहां जिससे कि वहां भगदड़ ना हो। अब अगला पॉइंट है आपका इसमें सुरक्षा और संरक्षा में। इसको थोड़ा संक्षेप में बता रहे शॉर्ट तरीके से। लाखों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें भाई सुरक्षा देने के लिए, तो यूपी पुलिस व राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महाकुंभ, इनकी टीमें महाकुंभ क्षेत्र में तैनात हैं। वहीं एक फैक्ट आपका बनता है, आपको चर्चा में पता भी होगा कि महाकुंभ जिले को कब से कब तक के लिए उसे जिला बनाया गया। इस क्षेत्र को जहां महाकुंभ लगा हुआ है मेला, उस क्षेत्र को कब से कब तक के लिए जिला घोषित किया गया, इसके बारे में बात करेंगे। जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को 4 महीने के लिए घोषित किया गया जिला, केवल 4 महीने, ये नहीं कि परमानेंट को जिला कर दिया गया, ऐसा नहीं है। वो 75 के 75 रहेंगे, अभी 76 इसलिए है क्योंकि इसे 4 महीने के लिए घोषित किया गया है जिला। किसे? महाकुंभ जो क्षेत्र है प्रयागराज में, उसको, जहां पे ये महाकुंभ मेला लगा हुआ है। तो उसमें क्या है, ये 1 दिसंबर से 31 मार्च 2025 तक, 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए इसे जिला घोषित किया गया है, जिसे महाकुंभ मेला नामक जिले, महाकुंभ मेला जिले नाम से जाना जाएगा या जाना जा रहा है। एक बात शुरू में छूट गई है, उसका विश्लेषण थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे। इसको सबसे शुरू में रखना चाहिए था, मगर हाँ, इसे हम लोग बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा सा। ये 3 पॉइंट। एक क्वेश्चन बहुत बनता है, कुंभ होते कितने प्रकार के हैं? कुंभ होते कितने प्रकार के? तो बताएंगे कुंभ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्धकुंभ, फिर होता है पूर्ण कुंभ और एक महाकुंभ। अब हम इनके बारे में जाएंगे, अर्धकुंभ कैसा होता है, पूर्ण कुंभ कैसा होता है और महाकुंभ कैसा होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे। ये चीज शुरुआत में छूट गई, इसको यहाँ पर हम लास्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका अर्धकुंभ है वो हर 6 वर्ष बाद लगता है। अर्धकुंभ 6 ईयर बाद। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्धकुंभ कितने वर्ष बाद लगता है, तो आप बताएंगे 6 वर्ष बाद। वैसे ही फिर अगला आपका पॉइंट बनता है, पूर्ण कुंभ कितने दिन बाद लगता है, तो आप बताएंगे 2 अर्धकुंभ कंप्लीट होने के बाद हर 12 वर्ष बाद एक पूर्ण कुंभ लगता है। जैसे ये वाला प्रोसेस था, जो भी जब 2 अर्धकुंभ कंप्लीट होंगे तो 12 वर्ष बाद फिर ये पूर्ण कुंभ लगेगा। इसको समझना ध्यान से। आगे फिर आपका बनता है महाकुंभ, जो इस समय चल रहा है, जो 2025 में जनवरी से फरवरी के बीच में चल रहा है। ये क्या है, ये महाकुंभ है जो 144 सालों के बाद लगा। इसमें क्या है, इसमें जब 12 पूर्ण कुंभ कंप्लीट होंगे तब ये बनता है संयोग महाकुंभ का। जैसे उसमें था 6 वर्ष बाद, इसमें था 2 अर्धकुंभ पूर्ण होने के बाद, वैसे ही इसमें है
12 पूर्ण कुंभ जब कंप्लीट हो जाएंगे तब इसका संयोग बनता है 144 वाले महाकुंभ का। तो इसलिए यह हर साल नहीं लगता, ये हर 144 वर्ष बाद लगता है, 144 ईयर्स बाद ये लगता है। इस तरह अपनी ये महाकुंभ की क्लास आज कंप्लीट हुई। अगर इसको लेकर आपके पास कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम उस डाउट को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। इसी तरह का हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यह क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आशा करता हूं आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।